हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी-जीएल 2024 पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। हमारी ये जो वीडियो होगी वो जीके जीएस के 25 सवालों के सॉल्यूशन पर आधारित होगी जिन्हें पूछा गया था 19 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। तो चलिए फिर डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। पहला सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले ये मेरा एप्लीकेशन है edu24, इसको डाउनलोड करके एक बार आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कराने का कंटेंट उपलब्ध है। इसमें आपको जीएस इंग्लिश के लगभग 12-13 हजार क्वेश्चंस के कलेक्शन के आपको ये 2 कोर्सेज नजर आएंगे। ऐसे ही आपको ये 4 कोर्सेज नजर आएंगे जिनके जरिए आप अपने इन चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी को पूरा कर सकते हैं। इंडिविजुअल बेसिस पर आप इन चारों कोर्सेज को यूज कर सकते हैं। एसएससी के एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज हो, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज हो और बाकी के अन्य इंपॉर्टेंट कोर्सेज मेरे इस एप्लीकेशन पर आपको नजर आएंगे। तो लीजिए भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये पूछते हैं, भारत के किस संगीतकार और सितार वादक ने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी? तो स्टैटिक बेसिस पर पूछे जाने वाला आपका ये सवाल बन गया। इस सवाल के आंसर से आपको ये भी चीज पता चलेगी कि जो इसका आंसर है वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, सितार से संबंधित है। इंटरनेशनल फेम इनको प्राप्त हुआ क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस के द्वारा इनके कामों को जाना गया। तो याद रखिएगा, ये है रविशंकर, जिनके द्वारा नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। अगला सवाल ये आपसे पूछ सकते हैं कि इसको कब स्थापित करा गया था? तो 1952 आपको याद रखना है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पॉपुलराइज करने के लिए इनका ये बहुत बड़ा योगदान है। पश्चिमी देशों के अंदर हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पहुंचाना, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, याद रखेंगे। तो इन्हीं पंडित रविशंकर को लेकर आप लोगों से एक सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। वो इन्हें दिए गए 4 विकल्प में से किस साल दिया गया? तो आपको उसमें 1999 याद रखना है। म्यूजिक को इनके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए इनको 1999 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। ये जो नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया है, इसको लेकर भी आपको क्लैरिटी रखनी है कि इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट से बनने वाला म्यूजिक है ना, उनको वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा की टेक्निक के साथ मिलाकर एक नए दर्जे पर ले जाना, इसका उद्देश्य रहता है। तो रविशंकर जी का इसको स्थापित करना ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जिससे हमारे इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्रालय 2023-24 के लिए अपना विनिवेश लक्ष्य क्या रखा था? 2023-24 के लिए डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फाइनेंस मिनिस्ट्री का इन्होंने यहां पर पूछा है। तो देखो, ये वाली बात तो हो गई पुरानी। आप लोगों को मैंने कहा है कि करंट अफेयर में जैसे कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं, कभी भी अगर कोई भी मिनिस्ट्री अपना कोई भी टारगेट लेकर आए अपने अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये इन्होंने 23-24 को लेकर यहां पर आंसर पूछा था, तो इसमें 51 करोड़ इन्होंने टारगेट रखा था डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, याद रखेंगे। तो भारत सरकार का एक प्रकार से टारगेट था जिसमें इंडिया का ये जो एफर्ट है कि भाई हमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से क्या करना है, स्टेक्स को जनरेट करना है, फंड्स को जनरेट करना है। तो ऐसे टारगेट ही रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ये भी आपका करंट अफेयर बेस्ड सवाल बन गया। आप लोगों को करंट अफेयर इसी यूट्यूब पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो इन्होंने यहां पर आपसे पूछा है कि फर्स्ट ऑफिशियल समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। करंट अफेयर का नहीं है, मैंने करंट अफेयर का आप लोगों से इसलिए कहा क्योंकि ये जो आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, इसकी समिट्स को लेकर रेगुलरली चर्चा बनी रहती है। तो ये चर्चा में था आपका 2023-24 के अंदर भी, तो इसलिए आपका वहां से इन्होंने सवाल बनाकर पूछ लिया कि इसका आयोजन कहां पर कराया गया। हो सकता है कल को ये पूछ ले कब कराया गया। तो इसका आयोजन यूगोस्लाविया में कराया था सितंबर 1961 में, याद रखेंगे। अब ये नेम है क्या, नॉन अलाइन मूवमेंट है क्या? तो इसको फाउंड करा गया था जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, अलग अलग देश अपना ग्रुप बनाकर एक दूसरे के साथ एक मेजर ब्लॉक के रूप में सामने नजर आ रहे थे। तो ये जो मूवमेंट था, इसका उद्देश्य ये था कि भाई हम अपना एक इंडिपेंडेंट रास्ता अपनाएंगे।
ये पूरे विश्व की जो पॉलिटिक्स है उसके साथ नहीं चलेंगे, उसके साथ अलाइन नहीं रहेंगे, हम अपना एक खुद का मेजर ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, तो यूगोस्लाविया के अंदर ये आपका जो पहला ऑफिशियल समिट है नैम का, उसका आयोजन कराया गया था। अच्छा, इस नैम को लेकर आपके कई सारे सवाल पूछे जाते रहते हैं। ये जो नैम है, इसकी उत्पत्ति या फिर इसके बारे में जो चर्चा है वो एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस को लेकर आप लोगों से सवाल पूछ लेंगे, तो याद रखिएगा बंदुंग। बंदुंग कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन 1955 में कराया गया था। यहां से ये आइडिया निकल कर आया कि भाई एक किस प्रकार का ना हमें मूवमेंट या फिर एक अलग प्रकार का हमें अपना ब्लॉक बनाना चाहिए। 1955, तो वहां से इस पर चर्चा हुई, फिर उसके बाद कई सारे देश इसमें साथ में आए और फिर इसको इन्होंने तैयार किया। अगला सवाल है, पंडित विनय चंद्र मौदगल्य द्वारा स्थापित गंधर्व महाविद्यालय की लोकेशन आप लोगों से पूछी गई है। आप में से अगर कोई भी मेरी रेगुलर ल्यूसेंट जीके की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट के अंदर एक सवाल डिस्कस किया है जो कि गांधार महाविद्यालय पर ही आधारित है। ये गांधार महाविद्यालय ओल्डेस्ट म्यूजिक और डांस के एकेडमिक्स के रूप में हमारे देश के अंदर नजर आता है, जिसको फाउंड करा गया था नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा करा गया? विनय चंद्र मौदगल्य के द्वारा इसको स्थापित करा गया था। तो याद रखेंगे, तो भारत के क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए, हमारे भारतीय क्लासिकल डांस को प्रमोट करने के लिए जब से इसका उद्घाटन किया गया तब से ये उसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रासायनिक प्रतिक्रिया में तापमान 10 डिग्री बढ़ने पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक लगभग कितना हो जाता है? एक केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ जाए तो जो रेट कांस्टेंट है वो नियरली कितना हो जाता है? देखो, अलग अलग जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो रेट कांस्टेंट होता है, जिसको आप दर स्थिरांक के रूप में जानते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 2x हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। कब? जब टेम्परेचर के अंदर आप 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट होता हुआ देखते हैं। और इस पूरी की पूरी घटना को ना एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रूल ऑफ थंब। याद रखिएगा इसको, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये रूल ऑफ थंब का इससे नाम एसोसिएट करता है। याद रखोगे इसको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है? इनमें से आपको एग्जाम्पल चुनना है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। पहली चीज आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी ये जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है, कृपया करके इसको एक्सप्लेन कीजिए। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन होता है ना? तो ये कोलैबोरेशन को लेकर हम ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का नाम यूज करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई जो अरेंजमेंट्स होते हैं रिसोर्सेज को लाने के लिए, एक्सपर्टाइज को लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उसमें आपकी सरकार भी इन्वॉल्वमेंट हो, पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्वमेंट हो और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्वमेंट हो, सो दैट के उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। तो यहां पर एक ऑप्शन आपको दिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। तो ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, जहां पर सरकार यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इसके अंदर आपको स्टेक्स नजर आते हैं। अब इस ऑयल इंडिया लिमिटेड को लेकर कई सारे आपसे पहले भी सवाल पूछे गए हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और यूके की ना एक ऑयल कंपनी थी, उसका नाम याद रखिएगा, बर्मा। बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड, ये यूके बेस्ड कंपनी थी और भारतीय सरकार के द्वारा मिलकर इसको क्या किया गया था? फॉर्म करा गया था। नवरत्न कंपनी है। चलो आगे बढ़ता है। नेशनल करियर सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा डिजिटल कौशल के माध्यम से रोजगार के लिए शुरू करी गई संयुक्त पहल कौन सी है? यार ये करंट अफेयर के डिस्कशन में आप लोगों से ऐसे जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं अलग अलग प्रकार की एजेंसी के द्वारा, जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नेशनल कैरियर सर्विस इसमें इन्वॉल्व थे, तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। ये था डिजी सक्षम, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है एनसीएस यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का। इसमें यही है कि भाई जो रोजगार है उसको एनहेंस किया जा सके, डिजिटल स्किल्स लोगों को प्रोवाइड करी जा सके, है ना? चलिए,
निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानूनी प्रावधानों की उपस्थिति को पहचाना? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या फिर कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो एक कमेटी का आप नाम सुनते हैं जिसका नाम है जस्टिस वर्मा कमेटी। इसको स्थापित किया गया था कि भाई आप ना हमें संशोधन रिकमेंड कीजिए, इसको लेकर, क्रिमिनल लॉस को लेकर, क्रिमिनल लॉस को लेकर संशोधन रिकमेंड कीजिए, उसको लेकर ये जस्टिस वर्मा कमेटी को स्थापित किया गया था। सो दैट के जितने भी एक्यूज्ड होते हैं, जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट करा होता है महिलाओं के अगेंस्ट में, उनके क्विक ट्रायल हो सके और उनको पनिशमेंट इनहेंस रूप में दी जा सके। तो ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी है ना, इसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने लीगल प्रोविजंस की एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया जब ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है, यहां पर जस्टिस वर्मा कमेटी को लेकर हमने बात करी, क्रिमिनल लॉ से ही आपकी संबंधित थी और उससे संबंधित और एक्स्ट्रा बातें मैंने आपसे करी। अगला सवाल है, पंडवानी गायिका उषा बारले को भारत सरकार द्वारा 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? भाई ये आपके करंट अफेयर बेस्ड जो आपके साथ डिस्कशन हम करते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स वाली कैटेगरी में, उससे बनने वाला सवाल है। तो ये आपकी उषा बारले हैं। तो यहां पर अगर इस सवाल को कल को ये पूछें कि बताइए दिए गए 4 विकल्प में से ये कौन सी प्रकार की सिंगर है, तो आप याद रखिएगा इसमें आपको पंडावनी गायिका के रूप में इनको याद रखना है। उषा बारले को 2023 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। पंडावनी सिंगर के रूप में इनको जाना जाता है, 2023 के अंदर पद्मश्री मिल गया। तो इस साल के जितने भी पद्म अवार्ड प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट मैंने आपके साथ साझा करी थी, उनके बारे में पढ़ना जरूर है आपको। ओके, भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 55 बताइए दिए गए 4 विकल्प में से किससे संबंधित है? यहां पर इन्होंने पार्ट 11 की बात करी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम पूरे के पूरे संविधान को पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं और जब 45 से 55 का डिस्कशन हो, पार्ट 11 से इनका संबंध हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध होते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं सेंटर और राज्यों के बीच में, उनके आपको प्रोविजंस देखने के लिए मिलता है कि भाई जो लेजिस्लेशन पावर्स है वो कौन कौन सी सरकार के पास रहेंगी, यानी कि केंद्र सरकार के पास रहेंगे और कितनी राज्य सरकारों के पास रहेंगी। जैसे कि ये आर्टिकल नंबर 245 है, ये क्या स्टेट कहता है? ये भाई जो एक्सटेंट्स ऑफ लॉ है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं और जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाला स्थायी शक्ति था? पेनिसुलर इंडिया में इनमें से बताना है कौन सी किंगडम थी लोकल पावर के रूप में जिन्होंने नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भ के ऊपर रूल किया। आप लोगों को मैंने वकाटकास के बारे में डिस्कशन कराया था, लगभग 3rd से लेकर 5th सेंचुरी एडी में ये डायनेस्टी आप लोगों को पढ़ाई जाती है। तो एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी थी ये वकाटका, जो कि इस वाले भाग के अंदर मेनली रूल करा करती थी। तो इनको एक प्रकार से या तो आप समकालीन बोल दीजिए या फिर सतवाहनास का सक्सेसर बोल दीजिए, इनको आपका जाना जाता है। तो इन्होंने कला और आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा पैटर्नेज दिया, पर्टिकुलरली जैसे आप अजंता केव्स का जिक्र करते हैं उसको इन्होंने पैटर्नाइज किया। तो वकाटका किंगडम आपको इसमें याद रखनी थी। शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल अपने सामने खाली वर्ग में ही आगे बढ़ सकता है? भाई आप में से अगर कभी भी आप लोगों ने चेस खेला होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम चेस खेलते हैं तो चेस में यहाँ पर आपके कौन रहते हैं, प्यादे रहते हैं। तो ये एक स्थान आगे बढ़ पाते हैं ना, सिर्फ मूव फॉरवर्ड कर पाते हैं ये अपने फ्रंट वाले के अंदर। तो यहाँ पर ये जो पॉन है यानी कि जो प्यादा है वो इसका करेक्ट आंसर होता। क्वीन तो ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, सीधी भी चल सकती है और कितना भी चल सकती है। ऊंट आपका टेढ़ा ही चलता है भैया ना, हाथी आपका सीधा सीधा चलता है। चलिए आगे बढ़ता है। लूनी नदी किन राज्यों के समूह में बहती है? मैं लूनी रिवर की बात कर रहा हूं, बहुत ही आसान सवाल है।
वन ऑफ द मेजर रिवर्स अगर हम अपने देश के वेस्टर्न भागों में देखते हैं तो आपको लूनी रिवर का देखने के लिए मिलता है। अब आपको यहाँ पर दो राज्य याद रखना है, एक आपको राजस्थान और दूसरा आपको गुजरात याद रखना है। इनसे ये होकर गुजरती है। अब इस रिवर को लेकर आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ पर होती है। तो याद रखिएगा ये ओरिजिनेट होती है पुष्कर वैली में। ठीक है, अरावली रेंज अजमेर के पास में ये आपकी ओरिजिनेट होती है और फिर ये आपका आगे की तरफ साउथवर्ड बहकर आपका रन ऑफ कच्छ गुजरात से होकर आगे बढ़ती है। उन लोगों को जो वित्तीय सेवाओं तक अन्य कोई पहुंच नहीं रखते, उन्हें छोटी ऋण राशि प्रदान करने की व्यवस्था है। What is the provision of small credit to those who would have not other access to financial services? इन चार विकल्प में से ना आपको एक ऑप्शन दिया गया है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या करता है? ये एक प्रावधान को रेफर करता है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, जो कि लो इनकम इंडिविजुअल्स या फिर उन लोगों को दी जाती है जो कि बैंकिंग सर्विसेज जिनको एक्सेसिबल नहीं होती है। कई सारी सर्विसेज इसके अंदर दे दी जाती है। इसमें माइक्रो लोन्स दिए जाते हैं, इसके अंदर इंश्योरेंस दिया जाता है, तो इसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी है जिसको यूज करा जाता है। कृषि शॉर्ट निम्नलिखित में से किस खेल में प्रयुक्त एक शब्द है? एग्रीकल्चरल शॉर्ट एक टर्म आपका यूज होता है, बताइए दिए गए चार विकल्प में से कौन से स्पोर्ट्स में? आप लोगों को पता है अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आपने कोई ऐसा ऐसा शॉट खेला हो जो कि बहुत ही बुरी तरीके से आपका एग्जीक्यूट करा गया हो, तो उसको कह दिया जाता है कि व्हाट एग्रीकल्चरल शॉट। तो ये क्रिकेट से संबंधित है यार, इसको आप सी विकल्प के रूप में याद रखिएगा। ठीक है, इसको हाई रिस्क शॉट के रूप में कहा जाता है। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन प्रोकार्योटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? प्रोकार्योटिक सेल के उदाहरण को लेकर आपसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स होते क्या है? पता नहीं कितनी बार आप लोगों के साथ डिस्कशन करा जाता है। ये आपके प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। प्रिमिटिव सेल्स जिनके अंदर आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की आपको लैक देखने के लिए मिलता है, और यहां पर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनके अंदर आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, जिनके जो कोशिकांग है उनकी मेम्ब्रेन ना हो, तो ये सिंपल सेल स्ट्रक्चर होता है इनका जेनेटिक मटेरियल के साथ, तो उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब इनके उदाहरण में आपको ये पढ़ाया जाता है बैक्टीरिया को। याद रखिएगा बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक सिंगल सेल कोशिका है ना, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और बाकी के जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है वो भी एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसको आप प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही दिन में उच्च और निम्न तापमान के बीच के अंतर को किस तापमान के रूप में कहा जाता है? अच्छा सवाल है। एक टर्म यूज होती है भाई, उसको कहा जाता है डायरनल। ये वो टेम्परेचर वेरिएंस होता है जिसे आप हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में फ्लक्चुएशन के रूप में कंसिडर करते हैं एक सिंगल डे के अंदर। जैसा आपने कहा कि भाई अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो ये जो वेरिएशन है ना आपका 14 डिग्री सेल्सियस का, इसको आप डायरनल के नाम से कंसिडर करते हैं। कई सारे फैक्टर्स इसमें कंसिडर करे जाते हैं। मेंडलीव की भविष्यवाणी के अनुसार ए का एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था? ए का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आपसे पूछ रहे हैं मेंडलीव की प्रिडिक्शन के अनुसार। आप लोगों ने एक रशियन केमिस्ट डिमिट्रिव मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा होगा। तो इन्होंने कई सारे ऐसे एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन करी थी जिनको डिस्कवर उस समय पर नहीं किया गया था, और ऐसे जो एलिमेंट्स थे जिनको तब तक डिस्कवर नहीं किया गया था लेकिन जिनकी प्रिडिक्शन हो रही थी, इनको इन्होंने नाम दिया था एका। मतलब जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, मतलब ऐसा एलिमेंट जो बियॉन्ड है। ठीक है, संस्कृत के अंदर इसको एका के नाम से जाना जाता है। तो इनकी पोजीशन के हिसाब से इसको इन्होंने किया, तो इनका एटॉमिक मास आप याद रखिएगा इनकी प्रोडक्शन के अनुसार वो था 68। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था और ये बाद में पता चला कि भैया ये तो काफी एक्यूरेट भी है। हाँ।
मतलब काफी उसके करीब जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक और निजी उद्योगों की स्थापना के लिए रूपरेखा, नियम और विनय विनय प्रदान करता है, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन इंडिया या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन इंडिया को लेकर रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क और रूल प्रोवाइड करने वाले डॉक्यूमेंट का आपको इन चार विकल्प में से नाम बताना है। देखो भाई, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है किसी भी देश की, या फिर जिसको हम औद्योगिक नीति कहते हैं, उसी में तो ये सारी की सारी बातें प्रोवाइड करी जाती हैं, या फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है कि जो आप पब्लिक इंडस्ट्री या प्राइवेट इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसके रूल्स क्या है, उसके फ्रेमवर्क क्या है। उद्देश्य इसका यही है कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी कंट्री के अंदर, उसको प्रमोट किया जा सके। तो इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं, औद्योगिक नीति कहते हैं। ओके, चलिए आगे आएंगे। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकीय दक्षता की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बेस्ट डेफिनेशन ही आपसे यहां पर पूछ रहे हैं। तो यहां पर रेशोज दिए गए हैं। देखो, जब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया जाए ना, तो आप इसमें याद रखिएगा कि ये रेफर करता है एफिशिएंसी जिससे जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर, एक फूड चेन के अंदर। मैंने क्या कहा? एक फूड चेन में जो एनर्जी है वो एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में जिस प्रकार से ट्रांसफर कर रही है, उसको इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहा जाता है। तो ये जो ऑप्शन दिया है ना इन्होंने, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच अनुपात, इसी को इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के रूप में कंसीडर किया जाता है। बी विकल्प आपका यहां पर करेक्ट होता। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की, जो दूसरी बेटी के जन्म पर महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती थी? भाई, करंट अफेयर में अलग अलग राज्यों के द्वारा लॉन्च करेगी स्कीम्स के हमें पर्पस, उनके उद्देश्य और उनके पैरामीटर्स के बारे में जानने के बनता है। तो ये छत्तीसगढ़ की स्कीम थी। अभी इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब डिस्कशन करना है इसके बारे में, लेकिन जो करंट अफेयर में मैं आप लोगों के साथ स्कीम्स को डिस्कस करता हूं उनको कृपया करके आप लोग देखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मेडम मे फी त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? मेडम मे फी फेस्टिवल प्राइमरली किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसमें आपको असम राज्य याद रखना है। ठीक है। तो असम की ना एक कम्युनिटी है, याद रखिएगा, उस कम्युनिटी का नाम है टाई अहोम। इस कम्युनिटी के द्वारा प्राइमरीली ये जो आपका फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखेंगे इसको। मुलायम सिंह यादव जिनका निधन हो गया था 2022 में, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? सभी लोगों को पता होगा जिनका उत्तर प्रदेश के आसपास से संबंध रहा है। तो इनका जो पहला टर्म था वो था 1989 में, और ज्यादा समय तक नहीं रह पाए थे, 1991 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे थे। फिर उसके बाद 1993 से ये 1995 तक भी चीफ मिनिस्टर रहे थे, और फिर उसके बाद 2003 से 2007 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। तो अगर हम देखें हमारे देश की मेजर पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी से इनका संबंध रहा है, उसके प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर रहे हैं। अभी आपको पता है कि जो हमारे अखिलेश यादव हैं इस पार्टी के, वो मुख्यमंत्री मतलब इनके मुखिया हैं। 10वीं सदी के भारत में रानी डिड्डा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासक बनी थी? मैं क्वीन डिड्डा की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन डिड्डा रूल करती है कश्मीर को, बहुत बड़ा नाम है ये। तो 958 एडी से लेकर आप इनका जो रूल है वो 1003 एडी तक देखते हैं। इस रीजन के अंदर अपना शासन ही करती हैं, और इनका जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, कश्मीर की जो सोवरेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए इनको जाना जाता है, क्वीन डिड्डा। अंतिम सवाल हमारी आज की इस वीडियो का, वीडी सावरकर को ब्रिटिश सरकार द्वारा अंडमान जेल में निम्नलिखित में से किस वर्ष भेजा गया था? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, हमारे देश के एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर और लेखक के रूप में जाने गए। इनको 1911 में अंडमान की जेल के अंदर भेज दिया गया था। तो 1910 में इनको अरेस्ट किया गया था कि जो हमारे देश के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी कॉलोनियल रिजीम के अगेंस्ट में, उसको लेकर, और फिर इनको 1911 के अंदर अंडमान डिपोर्ट कर दिया गया था।
तो ये था भाई हमारा आज के इन 25 सवालों का डिस्कशन। आई होप मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना है, ये है मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम रॉबिन SIRG। इस पर मुझे मैसेज करके कोई भी गाइडेंस चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। बाकी मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, प्लेलिस्ट एंड बाकी के सारे इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ऐप को डाउनलोड करके एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। तो चलो मिला जाएगा आपसे अगली क्लास के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।